नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फोर्थ ईयर की क्लास करते हैं। क्लियर। और आज अपना जो टॉपिक है वह है शीत युद्ध। तो अपना जो टॉपिक है वह है शीत युद्ध, और यह शीत युद्ध की क्रमशः प्रथम क्लास पार्ट फर्स्ट। इसमें हम जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एक प्रकार से विश्व या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया युद्ध लड़ा गया जिसे शीत युद्ध कहा गया। अब शीत युद्ध हथियारों से नहीं लड़ाया गया, अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ाया गया। जैसा कि इसमें युद्ध शब्द का वर्ड यूज में आया है, शीत का मतलब भी आया है। शीत युद्ध यानी ये कोई युद्ध होगा, किंतु यह युद्ध वो युद्ध था जो अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया। ये बातचीत से, एक दूसरे को नीचे दिखाने से, यानी वार्तालाप के माध्यम से यह युद्ध लड़ा गया। और इनको लड़ने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां विश्व पटल पर उभर कर आई। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत रूस था। इन दोनों के मध्य यह युद्ध जारी रहा, जो वार्तालाप, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की आलोचना करना। इसमें पेपर बम का प्रयोग किया गया, यानी एक दूसरे के विरुद्ध पेपरों द्वारा प्रचार किया गया। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की आलोचना करना आदि इन बातों का समावेश था। पेपर बम का मतलब ये नहीं एक दूसरे पे बम गिराते, नहीं वो वाला बम नहीं। पेपर बम, पेपर पर एक दूसरे की जो निंदा करके इसके प्रचेक बांटना, ऐसी बात इसमें की गई। इसमें अमेरिका अपने समर्थित देश बनाने लगा, समर्थकों की संख्या बढ़ाने लगा। सोवियत रूस ने भी अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाना शुरू की, किंतु अंत में जो शीत युद्ध जो समापन हुआ वो सोवियत संघ के विघटन के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया और विश्व पर एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गई। ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गई। और अब हम शीत युद्ध के बारे में, इसके मीनिंग, इसकी प्रकृति, इसका कार्य, इसके बारे में क्या क्या हुआ, इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो हम देखेंगे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हम इसमें पहले पढ़ेंगे इसकी जो रूपरेखा है उसके बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां रह गई। इन दो महाशक्तियों के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त शब्द है शीत युद्ध। यानी ये दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और रूस, ए और यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। दो शक्तियां रह गई और इन दोनों के मध्य जो संबंध है उनको शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में से पूर्व यद्यपि अमेरिका और सोवियत संघ में बुनियादी मतभेद था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इन दोनों देशों में बुनियादी मतभेद था, फिर भी युद्ध के दौरान उनमें मित्रता संबंध दिखाई पड़ते थे। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थे
हुआ था, उससे पहले इन दोनों के मध्य जो संबंध थे वो अच्छे थे। द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में कटुता, तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य में अनवरत वृद्धि हुई। दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया, यानी राजनीतिक रूप से प्रचार करने का युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे का विरोध, आलोचना, सर्वत्र अपना प्रसार करने में लग गए, यानी एक दूसरे ने एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार किया, आलोचना की और इसमें ही लगे रहे। सोवियत संघ अमेरिकी कटुतापूर्ण संबंधों ने विश्व में संपूर्ण विश्व को दो विरोधी खेमों में विभाजित कर दिया, यानी इन दोनों के मध्य जो तनाव था, वैमनस्यता थी, इसको दो विश्व के परस्पर विरोधी गुटों में परिवर्तन कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करने लगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास करने लगे। एक दूसरे को कूटनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संभव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने को तैयार हो गए, यानी एक दूसरे को जो नीचा दिखाया वो कूटनीतिक प्रयासों द्वारा, सामाजिक प्रयासों द्वारा, सांस्कृतिक प्रयासों द्वारा, राजनीतिक और संभव हो तो सैनिक प्रयासों द्वारा भी एक दूसरे को नीचे दिखाने में, पराजित करने में संलग्न हो गए, यानी उतारू हो गए। समूचे विश्व को इस प्रकार का भय, अविश्वास और तनाव का वातावरण बना दिया, यानी इन दोनों ने संपूर्ण विश्व में तनाव का वातावरण उत्पन्न कर दिया, जिससे विश्व में एक बार पुनः संघर्षशील स्थिति उत्पन्न हो गई। नए युग का आविर्भाव हुआ, जिसे सशस्त्र शांति का युग कहा जा सकता है, यानी नए युग का आविर्भाव हुआ जिसमें सशस्त्र शांति यानी शस्त्र सहित शांति स्थापना का युग शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर प्रलयंकारी आणविक आयुधों से उत्पन्न इन दोनों भीमकार दानवों ने संघर्ष का अखाड़ा बना लिया, यानी विश्व स्तर पर अखाड़ा बन गए और ये दोनों पहलवान आमने सामने आ गए। शीत युद्ध द्वितीय युद्ध के उपरांत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम तो यह शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था, जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियां, उदारवाद, लोकतंत्र और सर्वाधिकारवादी साम्यवाद सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, यानी एक तरफ तो उदारवादी लोकतंत्र था, तो वहीं दूसरी ओर सर्व अधिकारवादी साम्यवाद था, जो सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस दृष्टि से दो वैचारिक प्रणालियों का सैद्धांतिक संघर्ष, दूसरी ओर यथार्थवादी सिद्धांतों के अनुसार, जिसके प्रवक्ता हंस जे मॉर्गनथाउ थे। शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण था, यानी शीत युद्ध पुरानी जो शक्ति संतुलन की जो राजनीति थी उनका नया रूप था, जिसके बदले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिवेश में उदित हुई दो महाशक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ, विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव में लाने के लिए ये निरंतर संघर्ष कर रहे थे, यानी विश्व का अधिकांश हिस्सा इनसे प्रभावित हो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, यानी विश्व का अधिकांश हिस्से पर इनका प्रभाव हो ऐसी बात ये कर रहे थे। इन उभरते सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों का सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1947 को कैरोलिना के विधानमंडल के भाषण में देते हुए बर्नार्ड एम बरूच ने शीत युद्ध का नाम दिया, यानी शीत युद्ध का नाम 16 अप्रैल 1947 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड ने यह नाम दिया। दोनों के मध्य शीत युद्ध क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शीत युद्ध की अर्थ, शीत युद्ध का अर्थ और उसकी परिभाषा। अर्थ और परिभाषा। शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, यानी कोल्ड वॉर से अमेरिका और रूस के मध्य जो तनावपूर्ण शत्रुतापूर्ण जो संबंध है उनकी पुष्टि होती है, अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय महायुद्ध विश्व राजनीति की वास्तविकता है।
इन शत्रुपूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध हॉट वॉर में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे जा सकते हैं। यानी इन दोनों के मध्य इस प्रकार की बातें देखी जा सकती है, जिनमें कूटनीतिक जोड़ तोड़, वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी या मनोवैज्ञानिक युद्ध को रखा जाता है। शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी। यानी यह कोई युद्ध नहीं था, किंतु युद्ध की परिस्थितियां बनाए रखने की एक कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थ को ध्यान में रखकर विचार कार्य किया जाता है। यानी यह विश्व शांति की ओर नहीं, अपने आइडिया, अपने विचार को लेकर एक संकीर्ण मानसिकता की परिचय है। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकी आपसी संबंधों की वही स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रुता भाव रखते थे। यानी इसमें यह बात कही गई है कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव भी दिखाएंगे ऊपर से, किंतु अंदर ही अंदर वह एक दूसरे से परस्पर शत्रु भाव भी रखते थे तथा शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयत्न कर रहे थे। यानी यह कोई हथियारों से नहीं लड़ा गया था, बल्कि अन्य उपाय लगाकर एक दूसरे की स्थिति को निरंतर निर्बल करना का प्रयत्न कर रहे थे, एक दूसरे को निर्बल बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, दुर्बल बना रहे थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। यानी यह एक ऐसा युद्ध था जिसका जो रण क्षेत्र था वो मानव का मस्तिष्क था। यानी ये दिमाग में लड़ा गया युद्ध था, एक दूसरे को दिमाग लगाकर नीचे गिराना, यह बात थी। यह मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध, वॉर ऑफ नर्वस भी कहा जाता है। इसमें रण क्षेत्र का सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परंतु विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति रहती। शीत युद्ध वस्तुतः नरसंहारक दुष्परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नूतन शस्त्र था। यानी युद्ध में जिस प्रकार अनेक जनहानि होती है, धन हानि होती है, वह इस प्रकार का युद्ध नहीं था, किंतु उसी प्रकार लड़कर, मन में लड़कर, मस्तिष्क में लड़कर, एक दूसरे को नीचा दिखाकर इसके परिणाम वही प्राप्त किए जाते हैं जो एक युद्ध में प्राप्त किए जाते हैं। उसका एक नूतन शस्त्र था। शीत युद्ध का एक प्रकार का वाक युद्ध था, जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार के साधनों से लड़ा गया था। इसमें कागज की गोल, एक दूसरे की बातचीत, पत्र पत्रिकाओं यानी समाचार पत्रों में और रेडियो के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करके लड़ा गया था। इसमें प्रचार और विरोधी गुट के देशों की जनता के विचार को प्रभावित करके उनके मनोबल को क्षीण करना था। यानी जो सामने वाला देश है उनके विरुद्ध प्रचार करके उसके मनोबल को तोड़ने वाला युद्ध था। क्षीण करने का यह प्रयत्न किया गया था तथा अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा किया जाता था। यानी अपनी श्रेष्ठता, अपनी न्याय व्यवस्था का तार्किक दावा किया जाता था। वस्तुतः शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें एक महाशक्ति दूसरी के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था, जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का भी प्रयोग किया जाता था। यानी इसमें शत्रुओं को भी चिन्हित किया जाता था और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाकर इसको बढ़ावा दिया जाता था। डॉक्टर M.S. राजन के अनुसार शीत युद्ध संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। दो प्रकार की परस्पर विरोध पद्धतियों का परिणाम है। विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति, जिसका अनुपात समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदल रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में कहा है, शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। यानी यह शक्ति संतुलन पर आधारित है और यह दो भीमाकार शक्तियों के बीच में शीत युद्ध हो रहा है, का आपसी संघर्ष है। P.S. मेमन के अनुसार शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, जब तक अपनी पराकाष्ठा पर था, दो शक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थी, पूंजी और साम्यवादी। दो पद्धतियां थी, लोकतांत्रिक और जनवादी। दो बजुआ जनतंत्र और तानाशाही।
दो गुट थे, नाटो और वार्सा। दो राज्य थे, अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, स्टालिन और फास्टर डलेस। इस प्रकार उन्होंने दो व्यक्तियों के, दो राज्यों के, दो देशों के, दो व्यक्तियों के बीच में होने वाले युद्ध को शीत युद्ध का नाम दिया है मेमन ने। जॉन फॉस्टर डलेस के अनुसार शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था, अच्छाइयों और बुराइयों के विरुद्ध, अच्छाइयों का बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध, धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। यानी डेलिस ने यह कहा कि यह धर्म युद्ध था, सत्य का असत्य के विरुद्ध और अच्छाइयों का बुराइयों के विरुद्ध, धर्म प्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध आदि बातें इन्होंने कही। नेक्स्ट, ग्रिव्स के शब्दों में परमाणु युग में शीत युद्ध एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति थी जो शस्त्र युद्ध के कुछ परे हटकर है। दूसरे शब्दों में यह एक साधन है जो एक पारस्परिक विरोधी ध्येय की प्राप्ति के लिए एक दूसरे युग में कारागार सिद्ध होता है, जिसमें संपूर्ण शस्त्र युद्ध न सिर्फ अत्यधिक खर्चीला होगा किंतु सभी संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने वाली शक्ति भी रखता होगा। नेक्स्ट, लुई हाले ने अपनी पुस्तक द कोल्ड वॉर वॉज ए हिस्ट्री आदि बातों का विस्तृत विवरण किया है। इसमें हम और परिभाषाएं देखेंगे। अतः हम इसमें एक अन्य परिभाषा और है लुई हार्ले की, वो देखेंगे। उन्होंने अपनी पुस्तक द कोल्ड वॉर वॉज ए हिस्ट्री एज हिस्ट्री में लिखा है, शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्धों से एकदम भिन्न किंतु उसमें अधिक भयानक है। यानी ये शस्त्र युद्धों से भिन्न है किंतु उससे भी भयानक स्थिति है। शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति थी जो शस्त्र युद्ध के एकदम भिन्न थी किंतु उससे अधिक भयानक है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया। यानी यह एक ऐसा युद्ध था जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने की अपेक्षा उन्हें और अधिक उलझा दिया। विश्व के सभी देशों समस्या, चाहे वियतनाम है, चाहे कश्मीर है या कोरिया हो अथवा अरब इजराइल संघर्ष हो, सभी शीत युद्ध के मोहरों की तरह प्रयुक्त किए गए। यानी विश्व में अगर कहीं तनाव हो रहा है तो सभी को शीत युद्ध के मोहरों के रूप में ही उन्हें लिया गया। वस्तुतः शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था, अपितु युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण था। नेहरू के शब्दों में शीत युद्ध का वातावरण निम्नलिखित, निलंबित, मृत्युदंड का वातावरण के समान तनावपूर्ण था। यानी निलंबित, जिसकी कोई मृत्यु की समय तारीख नहीं इससे दी गई, वह उस प्रकार के मृत्युदंड का बात था। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक युद्ध था जिसमें यह चिंतन, भावनाओं एवं मानव संवेगों के प्रतिकूल प्रभाव डालता था, जिसने अंतोगत्वा अशिष्ट एवं असभ्य आचरण को जन्म दिया। इसके प्रमुख लक्षण थे, पहला, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमाकार सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। यानी इसके लक्षण थे, इसमें दो भीमाकार शक्तियां थी, अमेरिका और रूस, दोनों के मध्य यह लड़ा गया था। दूसरा, शीत युद्ध के प्रचार का महत्व था वाक युद्ध, यानी एक दूसरे की बातचीत या उनको नीचा दिखाने वाला युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करने की स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी थी। अगला है, शीत दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा जा सकता है। यानी दोनों देशों के मध्य, जो महाशक्तियों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति थी, उसको शीत युद्ध कहा जा सकता है। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। यानी जो मानव द्वारा होठ युद्ध लड़े जाते थे, ये उससे ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उनमें तो आमने सामने वार होता है, किंतु इसमें तो क्या है, अपने मित्रों की संख्या बढ़ाना, एक दूसरे को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सैनिक दृष्टि से इसे लड़ा गया था। इसे मस्तिष्क के युद्धों के विचार का प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया। यह मानव मस्तिष्क में युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसे मानव मस्तिष्क में प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया। शीत युद्ध की प्रकृति, नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे। ये हमने शीत युद्ध के कारण और अर्थ और उसकी परिभाषाएं देखी। अब नेक्स्ट हम उसमें देखेंगे शीत युद्ध की प्रकृति। यानी नेचर। शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध सी है जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती है। शीत युद्ध में रत दोनों ही पक्ष आपस में शांतिकालीन
कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं। यानी इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, यदि दो भीमाकार जो शक्तियां हैं एक दूसरे से मित्रता भी बनाए रखेगी, किंतु मन ही मन शत्रुता का भाव भी रखेगी। और शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों द्वारा एक दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयत्न करेगी। यानी शस्त्रों द्वारा नहीं, उसके अलावा सभी उपाय अपनाकर एक दूसरे को कमजोर बनाने के लिए सारे साधन उपयोग में लेगी। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए अपनी सैद्धांतिक विचारधारा और मान्यताओं पर बल देते हैं। यानी एक दूसरे की जो नैतिक विचारधाराएं हैं, सैद्धांतिक मान्यताएं हैं, उन पर बल देते हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। दूसरे देशों को प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए आर्थिक सहायता देने, यानी दूसरे देशों को अपना मित्र बनाने में प्रभाव डालने पर उनको से आर्थिक सहायता देते हैं। प्रचार अस्त्र का काम लेना है, प्रचार करते हैं कि हमसे प्रभावित होकर हमारा समर्थक बन जाए, और जासूसी करवाते हैं, सैनिक हस्तक्षेप करते हैं, शस्त्र उनको सप्लाई करते हैं, यानी वह कमज़ोर है तो उसको शस्त्र सप्लाई भी कर देते हैं, शस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, सैनिक संधियाँ करते हैं, गुटबंदी करते हैं, और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करते हैं। यानी जगह जगह पर अपने सैनिक प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करते हैं आदि शीत युद्ध के अंग है। यानी ये सभी प्रकार के जो वार्सा पैक्ट है, नाटो है, ये इसी प्रकार के जो सैनिक संगठन को बढ़ावा देकर उनका निर्माण करते हैं, और ये सभी शीत युद्ध के ही अंग हैं। वस्तुतः शीत युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं, बल्कि सिर्फ दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति थी। यानी शीत युद्ध का बहिष्कार नहीं या त्याग नहीं, बल्कि दोनों भीमाकार जो शक्तियां हैं उनकी टकराव की अनुपस्थिति है। शीत युद्ध क्या है कि दो भीमाकार शक्तियां हैं, आमने सामने नहीं टकराएंगी, पर उनमें युद्ध होगा, पर वो अनुपस्थित रहेगा, यानी वैचारिक रूप से युद्ध लड़ा जाएगा। शीत युद्ध के तमाम वर्षों में तीसरी दुनिया में व्यापक घातक मुठभेड़ें हुई। इसमें प्रकांतर से परोक्ष हुई महाशक्तियों में की प्रतिस्पर्धा साफ झलकती। यानी विश्व के अन्य देशों में जो युद्ध हुए, दोनों शक्तियों ने अपना सहयोग बढ़ाने उनको सहयोग दिया, जिससे यह युद्ध की भयानक स्थितियों की ओर भी देखा जा सकता है। यानी विश्व में उस समय अनेक घटनाएं घटी। जैसे भारत पर चीन ने आक्रमण किया तो दोनों महाशक्तियों ने भारत को समर्थन दिया, और एक ने हथियार मुहैया करवाए तो एक ने मुहैया करवाए। यानी विश्व के अन्य जगहों पर ये युद्ध लड़े गए तो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उनको सैनिक सहायता और आर्थिक सहायता दी, जिससे वे एक दूसरे का प्रभाव और मित्रता की संख्या बढ़ा सके। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे मूलतः उष्ण शांत कहा जाना चाहिए। यानी उष्ण शांति, यानी यहाँ रिश्तों में गर्माहट भी है किंतु शांति भी है। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है, न ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शांति और युद्ध के बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती है। हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता, किंतु यह स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है, जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता है। प्रसिद्ध विद्वान डॉयशर ने लिखा है, शीत युद्ध की प्रकृति ट्राटस्की की ब्रेस्ट लिटोवस्क की गई प्रसिद्ध घोषणा थी। यानी ट्राटस्की द्वारा ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो घोषणा की गई थी को याद दिलाने वाली है थी, जहां उन्होंने कहा था न युद्ध न शांति। यानी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो की गई थी ट्राटस्की द्वारा, उसमें यही कहा गया था कि न तो युद्ध न शांति। क्लियर, एक ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो रूस से की गई थी, जिससे वह अलग हो गया था युद्ध से। अगला है शीत युद्ध के कारण। यानी शीत युद्ध का क्या कारण है, क्यों हुआ, इसका देखेंगे कारण। क्लियर बच्चों? कारण शीत युद्ध क्यों हुआ, इसके कारण निम्नलिखित है। द्वितीय महायुद्ध में दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ को जन्म दिया। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से लाभ प्राप्त करने की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी, अतः और अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए इच्छुक थी। यानी युद्ध से उन्हें आर्थिक, उस युद्ध के बाद भी उन्हें आर्थिक मतलब बोलते हैं कि आर्थिक जो प्रभाव था, लाभ की स्थिति थी, वो बनाए रखना चाहती थी, और अपना प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ाना था के लिए उत्सुक थी। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक दूसरे के लिए बाधक थी। यानी उनकी जो महत्वाकांक्षा थी उसकी पूर्ति के लिए आपस में एक दूसरे के ये विरोधी थे, और ये कांटे थे और बाधक भी थे। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से कुछ शिकायतें थी।
वह शिकायतें ही मूल रूप से शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बनी। यानी एक दूसरे की जो बाधक थे दोनों, तो उनके मध्य जो बातें थी, शिकायतें थी, वही इसके कारण थे। पहला ऐतिहासिक कारण, पहला है ऐतिहासिक कारण। कतिपय पर्यवेक्षक शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवादी सत्ता को समाप्त कर पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। यानी इसकी जो स्टार्टिंग 1917 की, वह साम्यवादी सरकारें बनी उस समय, और यह चाहती थी कि विश्व में सभी जगह साम्यवादी शासन हो, पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो, यानी मजदूरों का शासन हो, और जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, पूंजीपति जो व्यवस्था स्थापित कर रखे हैं, उन सभी का नाश हो। अतः बहुत से विद्वान शीत युद्ध का जो मूल कारण है वह इसमें साम्यवादी क्रांति में ढूंढते हैं। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने 1933 में ही मान्यता दे दी थी, यानी रूस को मान्यता दे दी थी सोवियत संघ को। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते थे। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यानी ये जो पश्चिमी देश थे, अमेरिका और ब्रिटेन, ये हिटलर को इस बात के लिए बढ़ावा दे रहे थे कि आप साम्यवादी देशों पर आक्रमण करें, किंतु आगे जाकर यही बात होती है कि हिटलर इन पर आक्रमण कर देता है, इसका सहयोग लेकर। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, अगला है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनहानि क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र से यूरोप से नाजी फौजी के विरुद्ध दूसरे मोर्चा खोलने का अनुरोध किया। यानी रूस के शासक थे, उन्होंने पश्चिमी देशों से दूसरा मोर्चा खोलने की बात कही, ताकि नाजी सेना, रूसी सेना पर दबाव कम पड़े। यानी नाजी सेना की जो रूस में एंट्री हो गई थी, उनका थोड़ा प्रभाव कम पड़े। परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल ने कई महीनों तक अनुरोध को टालते रहे, यानी रूस का साथ उन्होंने नहीं दिया। सोवियत इतिहासकारों ने के मत पर यह देरी अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का परिणाम थी। यानी वह दोनों ही देश ये चाहते थे कि ये जो साम्यवादी देश है उसका खात्मा हो जाए, उनकी योजना थी, जिससे नाजी जर्मनी साम्राज्यवाद रूस को पूर्णतः ध्वस्त किया जा सके। यानी जर्मनी के माध्यम से रूस में जो पूर्ण साम्राज्यवाद है उसको ध्वस्त किया जा सके, उसको मिटा सके। इससे स्टालिन को समझने में देर नहीं लगी। यानी स्टालिन दूध पीता बच्चा नहीं था, उसने को भी समझने में जरा सी देर नहीं लगी कि यह हमारे जो मित्रता का ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं है। कि पश्चिमी देशों की आंतरिक भावना सोवियत संघ को विनिष्ट करने को देखने की। यानी स्टालिन फट से समझ गया कि ये जो देश है, पश्चिमी देश, ये सोच रहे हैं कि जल्दी से हम सोवियत संघ का जो नाश हो, ये देखना चाहते हैं। अतः द्वितीय मोर्चे के प्रश्न पर इन दोनों देशों ने कोई मोर्चा नहीं खोला। इस बात को लेकर रूस नाराज हो गया। अगला है युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर। युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी स्पष्ट में भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ ने यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देशों के मन में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। यह देश सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को सीमित रखना चाहते थे, को कटिबद्ध थे। इसके लिए आवश्यक थी कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए, स्वतंत्र निर्वाचन करवाने आवश्यक थे। स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकार की वास्तविक जनतंत्र सरकारें थी। यानी दोनों, एक लोकतंत्र की समर्थक थी तो दूसरी साम्यवादी सरकार की समर्थक थी। वह वहाँ पर चुनाव करवाना चाहते थे, तो वहीं यह साम्यवादी जनतांत्रिक पद्धति को स्थापित करना चाहते थे। यानी इनके दोनों के जो उद्देश्य थे वो भी अलग अलग थे। अगला है याल्टा समझौता।
अगला है याल्टा समझौता। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के कुछ समझौते किए थे, यानी अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने यह समझौता किया था। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्लिन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित प्रतिनिधियात्मक शासन की स्थापना का निर्णय लिया। यानी जो पोलैंड है उन पर न तो रूस की समर्थक सरकार, रूस का शासन हो, न ही लंदन द्वारा दिए गए सिद्धांत हो, अतः इन पर एक शासन निर्वाचित कर एक शासन स्थापित किया जाए। जैसा कि युद्ध के अंत में निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया, यानी रूस ने इस बात को लेकर इसकी अवहेलना कर दी, याल्टा सम्मेलन की समझौते की। उसने अमेरिका और ब्रिटिश पर्यवेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, यानी उनको स्टालिन ने साफ कह दिया ये दोनों देश पोलैंड में नहीं जाएंगे, तथा पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी और उनसे मिलने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उसने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुब्लिन सरकार को लादने का प्रयत्न किया, यानी अपने द्वारा जो समर्थित लुब्लिन सरकार थी उसको वहाँ पर प्रेरणा दी और उसका समर्थन किया, लादने का प्रयास किया। हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौते तथा याल्टा के पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया गया। सोवियत संघ ने इन सभी देशों के लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्रों के सहयोग करने से इनकार कर दिया। सोवियत संघ समर्थक सरकार स्थापित कर दी गई। सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डों की सुविधा प्रदान करने में भी हिचकिचाहट की, यानी न तो रूस जापान पर आक्रमण करने का इच्छुक था, न ही अपने यहाँ साइबेरिया में वह सैनिक अड्डे बनाने देना चाहता था इन देशों को, और इसमें हिचकिचाहट कर रहा था। इससे पश्चिमी राष्ट्रों के रूस के प्रति संदेह को बढ़ाया, यानी ये जो हरकतें की, ये जो बातें की, तो उसने पश्चिमी राष्ट्रों में रूस के प्रति संदेह को और बढ़ा दिया। मंचूरिया स्थित सोवियत फौजों ने 1946 में प्रारंभ में ही राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहां प्रवेश तक नहीं करने दिया, जबकि साम्यवादी सेनाओं का प्रवेश संबंधी सुविधाएं प्रदान की और अपने संपूर्ण युद्ध सामग्री सौंप दी, जो जापानी सेना भागते समय छोड़ी गई थी। याल्टा सम्मेलन के विरुद्ध की गई सोवियत कार्यवाही से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा, यानी सोवियत संघ ने जो ये कार्य किया उनके प्रति जो पश्चिमी देश है उनके मन में संदेह के बीच बढ़ते गए। क्लियर। अगला है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। बाल्कन समझौता बाल्कन समझौता सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसमें अंतर्गत यह निश्चित हुआ कि सोवियत संघ का बुल्गारिया, रोमानिया के प्रभाव स्वीकार किया गया, यानी बुल्गारिया और रोमानिया पर सोवियत संघ का प्रभाव रहेगा। इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ कि सोवियत संघ का बुल्गारिया और रोमानिया पर अधिकार स्वीकार किया जाए। यह स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की गई, यानी इसी प्रकार की स्थिति यूनान में ब्रिटेन की भी स्वीकार की गई। हंगरी तथा युगोस्लाविया में दोनों को बराबर प्रभाव माना गया है। हंगरी और युगोस्लाविया में ब्रिटेन और रूस, सोवियत का दोनों का बराबर प्रभाव माना गया। किंतु युद्ध समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौतों की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों का खुलकर सहायता दी और उधर सर्वहारा तानाशाही स्थापित कर दी, यानी वहाँ भी साम्यवादी सरकारें स्थापित कर दी। इससे पश्चिमी देश नाराज हो जाना स्वाभाविक था, यानी इससे क्या हुआ, पश्चिमी देश भी नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने साम्यवादी समर्थक सरकारें वहाँ पर स्थापित कर दी। अगला है ईरान से सोवियत सेना को न हटाया जाना। ईरान से सोवियत सेना को न हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार कर लिया तथा युद्ध की समाप्ति के बाद एंग्लो अमेरिकन सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया, यानी ईरान पर एक भाग पर रूस का अधिकार हो गया, एक भाग पर अमेरिका का अधिकार हो गया। अमेरिका ने तो अपनी सेना हटा दी, किंतु रूस ने अपनी सेना नहीं हटाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सेना हटाई, यानी यूएनओ के कहने पर ही उसने अपनी सेना हटाई।
इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए, यानी जो मित्र थे उसके उस समय वह भी उससे नाराज हो गए कि हमारे कहने से आपने ये काम नहीं किया, बल्कि हमारे कहने से ही आपने वहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1944 के एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था, यानी पहले कह दिया था कि यूनान में इंग्लैंड का प्रभाव रहेगा। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे ब्रिटेन ने यूनान के अपने कुछ सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। यानी ब्रिटेन की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, अतः उसने यूनान में जो सैनिक अड्डे थे उनको छोड़ने की बात कही। यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को बढ़ने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देश अल्बानिया, यूगोस्लावाकिया, बुल्गारिया आदि ने द्वारा सोवियत संघ से प्रेरणा ले वहाँ पर यूनानी कम्युनिस्टों छापामार के अंतर्गत राजतंत्र शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। परिणामस्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना के तत्वावधान में अमेरिका को हस्तक्षेप हो जाना पड़ा, अन्यथा यूनान का साम्यवादी खेमे में जाना निश्चित सा हो गया था। अगर अमेरिका इस समय उनका समर्थन नहीं करता तो ये जो देश था यूनान, ये भी सोवियत खेमे में चला जाता। इस प्रकार दोनों के मध्य जो कारण थे उनकी विस्तृत परिचर्चा हमने की। इसके आगे भी हम यह जारी रखेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।